नमस्कार आप सभी दोस्तों का मैं अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह जो क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी DSSB टीजीटी पीजीटी और रीट हो या फिर बीपीएससी की टीजीटी पीजीटी हो और यूजीसी नेट जेआरएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध के इतिहास ग्रंथ का नाम नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? जो हिंदी का आरंभिक रूप है उसको अवहट डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने कहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक एक प्रश्न जो है वह वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राठौड़ा ख्यात किसका ग्रंथ है? राठौड़ा ख्यात किसका ग्रंथ है? दयाल दास का यह ग्रंथ है। ठीक है, दयाल दास का यह ग्रंथ है राठौड़ा ख्यात। कौन सा रासो ग्रंथ अपने मूल से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया? अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न है। ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि जो मूल रचना है वह थी परमाल रासो और इसका एक खंड है आल खंड। ठीक है, तो क्या हुआ कि यह आल खंड इतना प्रचलित हुआ उत्तर भारत में यह इतना प्रचलित हुआ कि लोग परमाल रासो को आल खंड नाम से जानने लगे या पुकारने लगे। मतलब यह कि परमाल रासो को लोग आलखंड कहने लगे, इसीलिए मूल रूप से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया। मूल नाम क्या था? परमाल रासो। प्रचलित क्या हो गया? आलाखंड। और इसके परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो रास शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो श्रीमद् भागवत में मिलता है। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जो सिद्ध साहित्य है उसका पता किसने लगाया था? तो वह थे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम पता लगाया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, यह सभी जो हैं प्रश्न वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको पढ़ लीजिए। ठीक है। हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? दोस्तों, जो हिंदी काव्य धारा है उसमें कितने सिद्धों की रचना प्रकाशित हुई है? तो उसमें कुल 18 सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं दिखता, किसका कथन है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि जो भक्ति काल है या भक्तिवाद है उस पर सिद्धों का प्रभाव है, ना कि ईसाई का प्रभाव। नाथ पंथ का जन्म किनके मेल से हुआ? जो नाथ पंथ है वह किनके मेल से हुआ? तो ये ब्रजयानी सिद्ध, तो ये ब्रजयानी नहीं दोस्तों, वज्रयानी सिद्ध और शैव साधक के मेल से नाथ पंथ का उदय हुआ। ठीक है। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसका कथन है? यह राहुल सांकृत्यायन का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूजीसी नेट और जेआरएफ में तो अक्सर पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने ही कहा था कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना चाहिए। गोरख नाथी कितनी शाखाओं में विभक्त हैं? तो वह 12 भाषाओं में विभक्त हैं। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? तो वर्ण रत्नाकर में है। यह ग्रंथ किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। नेपाल में बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? जो नेपाल है उसमें बुद्ध का अवतार किसे माना जाता है? मत्स्येंद्रनाथ को। बहु लोग उनको मच्छंदरनाथ भी कहते हैं। कापालिक मत के प्रवर्तक कौन हैं?
कापालिक मत के प्रवर्तक कौन है? तो जालंधर नाथ कापालिक मत के प्रवर्तक हैं। हठ योग में हा और ठा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हा का मत है सूर्य और ठा का मतलब है चंद्र। तो हठ योग का जो शाब्दिक अर्थ है, हठ हा का है सूर्य और ठा का है चंद्र। छंदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को छंदस चूड़ामणि कहा जाता है। किस ग्रंथ को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके? तो पौमचर्यु को स्वयंभू पूरा नहीं कर चुके। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा जो पौमचर्यु है यह स्वयंभू की रचना है। और आज इसके बारे में एक नई बात जान लीजिए कि पौमचर्यु को स्वयंभू पूरा नहीं कर सके थे। त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता के किस ग्रंथ को पूरा किया? देखिए स्वयंभू के पुत्र का नाम था त्रिभुवन स्वयंभू। तो जब इन्होंने पूरा नहीं कर पाया पौमचर्यु को स्वयंभू ने, तो इनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने पौमचर्यु को पूरा किया था। जैनी रामायण किसे कहा जाता है? तो जैनी रामायण जो है पौमचर्यु को कहा जाता है। वृहद नयचक्र किस ग्रंथ को कहते हैं? द्रव्य स्वभाव प्रकाश को वृहद नयचक्र कहा जाता है। या आप लोगों के लिए नया प्रश्न होगा, मतलब द्रव्य स्वभाव और प्रकाश जो है वृहद नयचक्र को कहा जाता है। लघु नयचक्र किस ग्रंथ को कहा जाता है? देखिए दोनों साथ साथ हैं। वृहद नयचक्र किसको जाता है? द्रव्य स्वभाव और प्रकाश को वृहद नयचक्र कहा जाता है। देखिए और इसको ना कहीं कहीं दब्ब स्वभाव और प्रकाश लिखा होता है। और लघु नयचक्र किसको कहते हैं? नयचक्र को लघु नयचक्र कहते हैं। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है। पद शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो पद शैली है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो विद्यापति को पद शैली का प्रवर्तक माना जाता है। कीर्तिलता पुस्तक में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो अपभ्रंश की पद्धड़िया बंद शैली का कीर्तिलता पुस्तक में प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट कौन सा समय है? जो पृथ्वीराज रासो में जो 69 समय हैं, ठीक है, उसमें से एक जो तट है रेवा तट, वह 27वां समय है। ठीक है, समय को सर्ग भी कहते हैं। तो आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों साथ शेयर करके और उनसे सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें। दोस्तों सब्सक्राइब बढ़ने से क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को मैं बेहतर कंटेंट ही उपलब्ध करा रहा हूँ। जो आप लोगों का टाइम है वो मैं ख़राब बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ आप लोग सीख ही रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी करते रहिए, ठीक है।